हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और वीडियो नंबर ये 9 लेकर आया हूँ मैं, लेक्चर नंबर 9। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीएफटी थ्योरी में समझा रहा था। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफटी थ्योरी मैंने समझाई थी। और आज मैं सीएफटी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी थ्योरी समझाऊंगा मैं। तो CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या होता है देखो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जानते हो, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उप सहसंयोजन संख्या जो है जिसकी 4 होती है, तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की श्रेणी के अंदर आता है। तो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है देखो, वही सिस्टम है। इसके अंदर जैसे ही कोई भी लिगेंड है, वो मेटल के पास में आता है। जैसे मेटल है, लिगेंड है, और लिगेंड जैसे मेटल के साथ में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पास में आते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, तो इसकी वजह से मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ऊर्जा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से डी जो ऑर्बिटल है वो उसका स्प्लिटिंग हो जाती है। और इस बार जो स्प्लिटिंग या विपाटन जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जस्ट अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है, तो पहले इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, ऐसे पहले एनर्जी इंक्रीज होगी ऐसे, और उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग होगी। जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये विपाटित हो जाएगा, टूट जाएगा। और विपाटन इसमें दो प्रकार से ऑर्बिटल्स में होगा ऐसे। इस बार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में ये जस्ट अपोजिट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर Ag ऊपर था, इसकी एनर्जी हाई थी, और टेट्राहेड्रल में T2G की एनर्जी आई है, क्योंकि T2G है, T2G ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा रिपल्सन फोर्स है, उस पर इफेक्ट होता है, या यूँ कह सकते हैं कि लिगेंड के ज़्यादा पास में होता है T2G, और उसकी वजह से T2G और लिगेंड के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने से इसकी एनर्जी जो इंक्रीज हो जाती है और इसकी डाउन होती है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में ये जस्ट अपोजिट था। इसके बीच में एनर्जी का जो गैप है, उस गैप को डेल्टा टी का मतलब यहाँ टेट्राहेड्रल होता है, और ये एनर्जी गैप है, दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतराल है। इसे बोलते हैं विपाटन ऊर्जा या स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं उसे। और यहाँ पर भी वो रेशियो 10dq का है, या 10dq इस रेशियो को बोलते हैं। और ये जो रेशियो है यहाँ पर +4dq और यहाँ -6dq, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जस्ट अपोजिट होता है। और टोटल जो है डिस्टेंस है वो 10dq या डेल्टा टी स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये +4 इंक्रीज हो रही है एनर्जी, और ये -6 एनर्जी है, माइनस में, क्योंकि यहाँ इस मेन से इसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो रही है। ये डी ऑर्बिटल है। अब देखिए, टेट्राहेड्रल के अंदर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से डी ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके बाद स्प्लिटिंग होगी, वो टूटेगा और T2G Ag के अंदर कन्वर्ट होगा। आपको पता है Ag के अंदर dx² y² और dz², इसे बोलते हैं अलोंग द एक्सेस के ऊपर स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं, ये मैंने बताया dxy dyz dzx, बिटवीन द एक्सेस, अक्षों के मध्य स्थित होता है ये, जो कि इस टेट्राहेड्रल में रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि लिगेंड के ज़्यादा पास में होता है, और इसलिए एनर्जी जो है इसकी हाई होती है। अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना, इसमें ऑक्टाहेड्रल की तरह मतलब सिस्टम नहीं होगा, अष्टफलक की तरह नहीं होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मल वे में भरे जाएंगे ऐसे, चाहे वो वीक फील्ड हो और चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से 1, जैसे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन सपोज करो, यहाँ पर D5 है इलेक्ट्रॉन, जैसे तो इलेक्ट्रॉन 1 2
3, 4 और 5। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप है करना वो एक ही पैटर्न से होता है, 1 बाई 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जिसका जैसे सपोज करो Eg और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये है T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अगर बात करें मैग्नेटिक नेचर की, मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म, तो उसमें वही थ्योरी है, यदि इलेक्ट्रॉन सारे कपल्ड है, इलेक्ट्रॉन है तो डाई मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, अगर सारे युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, और एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो भी वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सारे अनपेयर्ड है, सारे ही है, तो यहाँ पर अनुचुंबकीय या ऐसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये थ्योरी है। और ये जो है गैप जो होता है, अगर बात करें विपाटन ऊर्जा की, स्पैटिक एनर्जी की, तो ये गैप जो है ऑक्टाहेड्रल से ये गैप कम होता है और इनमें एक रिलेशन होता है इनके बीच में, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा। इस रिलेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल जो है वो, उसमें ये जो गैप है इसकी जो वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, लगभग हाफ के बराबर हो गया, देख लो आप 4/9, तो ये वैल्यू ज़्यादा होती है डेल्टा की डेल्टा T से इसके अंदर। अब देखिए ये मैंने बताया आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT थ्योरी, मेनली CFT थ्योरी वो ऑक्टाहेड्रल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए इसके बाद का जो टॉपिक अपन करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कलरफुल नेचर का। क्वेश्चन है एक्सप्लेन colored nature of Ti-SO6 3+। हिंदी की बात करें तो Ti-SO6 3+ की रंगीन प्रकृति को समझाइए। इसमें CFT थ्योरी से समझानी है आपको, लिखा होगा ये। तो CFT थ्योरी से कलर्ड नेचर को कैसे पहचानेंगे अपन। इसमें कलर्ड नेचर होता है कि इसमें रंगीन प्रकृति है, इस रंगीन प्रकृति को आप कैसे समझाओगे। अब CFT थ्योरी है तो इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। तो आपको बता दो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उपसहस्र संख्या वो 6 है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अपन थ्योरी लगाएंगे। तो सबसे पहले ये बताऊँ टाइटेनियम जो है इसका D में कितने इलेक्ट्रॉन से देखेंगे अपन। तो D में इलेक्ट्रॉन देखेंगे इस प्रकार से 32 होता है, और यहाँ टाइटेनियम की वजह स्टेट जो है वो होती है 3+। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आर्गन 18 4s 0 3d 1 होता है। CFT थ्योरी में D जो है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं D की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, और ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर Eg, और यहाँ पर होगा आपका T2G, और ये है डेल्टा O, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप होगा। अब क्या होता है कि टाइटेनियम, ये टाइटेनियम है, 1 इलेक्ट्रॉन है D1। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको, ये जो स्टेज है
इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट, निम्न ऊर्जा स्तर। इसे बोलेंगे हाई एनर्जी स्टेट, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी विपाटन ऊर्जा या स्प्लिटिंग ऊर्जा के बराबर एनर्जी को ग्रहण करके लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी ट्रांसफर होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांसफर होगा, इतनी ऊर्जा को ग्रहण करके ऐसे। और इस प्रकार से ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से यानी अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में लौटेगा, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट में लौटेगा। तो उतनी ही एनर्जी को विजिबल लाइट वो रिलीज करेगा, दृश्य प्रकाश के ज्योति में उतनी ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और उसके कारण इसकी प्रकृति जो है कलरफुल होगी। ऐसे बोर्ड ने भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अनस्टेबल होकर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो उतनी एनर्जी को विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश के क्षेत्र के अंदर क्या उत्सर्जित करता है, स्कैटरिंग करते हैं, और जिससे उस पदार्थ का, उस कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई देता है। इसका जो कलर है वो वॉयलेट कलर होता है। हालांकि यही पूछते हैं कि कलर्ड है या कलरलेस है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी स्टेट से हाई में गया, हाई से वापस लोअर में आया है। इस पूरे सिस्टम को एक नाम दिया है डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन या नाम दिया है डीडी संक्रमण। डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण नाम इसलिए दिया है क्योंकि एक डी से इलेक्ट्रॉन एक डी में ट्रांसफर हो रहा है, डी से डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण। तो पता लगे होगा कि इसमें जो कलरफुल नेचर है इसकी वजह है डीडी ट्रांजिशन होता है। तो ये इसके अंदर एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था कलरफुल नेचर का, तो आप सीधा आइडिया